जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने आपको हर्यक वंश, नंद वंश और इन सब की जानकारी आपको दिए हैं। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं मौर्य वंश की। मौर्य वंश, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मौर्य वंश की स्थापना से पहले कौन सा वंश था? तो नंद वंश था, जिसका अंतिम शासक था घनानंद। और घनानंद का शासन समाप्त होने के पीछे दो रीजन मेन थे बच्चों। जैसा कि पहला रीजन था कि घनानंद ने अपने अहंकार में आकर चाणक्य को बेइज्जत किया था अपने भरी सभा में। और दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि उन्होंने अपनी जनता के या अपनी प्रजा को बहुत ही ज़्यादा शोषण करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण जनता या उसकी प्रजा घनानंद के खिलाफ हो गई थी। ये इसके मुख्य कारण रहे बच्चों, जिसके कारण घनानंद के शासन का अंत हुआ। तो आइए हम बात करते हैं किस वंश का? मौर्य वंश का। मौर्य वंश के बारे में पहला पॉइंट हम देखेंगे। तो मौर्य वंश जो आप जान रहे हैं, इसके जानने या स्रोत हम लोग को क्या क्या मिला हुआ है, तो स्रोत की बात करते हैं। जो मौर्य वंश हम लोग पढ़ते हैं, इसके क्या क्या स्रोत हैं जिससे हमें इसकी आइडिया लगा, तो स्रोत देखते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग देखेंगे तो क्या होगा? पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक, पुरातात्विक। दूसरा स्रोत देखने के लिए बढ़ेंगे आगे हम लोग, तो दूसरा स्रोत होगा यात्रियों का यात्रा विवरण, या फिर आप देखें तो विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। इसके बाद तीसरा स्रोत देखें तो साहित्य। ये तीन प्रमुख स्रोत है जिससे हमें मौर्य वंश की अच्छे से जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग देखें तो जूनागढ़ अभिलेख आप लोग जानते होंगे, सागौर अभिलेख जूनागढ़, सागौर और अशोक अभिलेख। इन अभिलेखों के द्वारा हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ गुफा और स्तूप जो स्रोत हैं पुरातात्विक के, इनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण में आप लोग देखेंगे तो विदेशी यात्री में मेगास्थनीज था, जिसने अपने यात्रा का विवरण अपनी पुस्तक इंडिका में दर्शाया है। तो इंडिका। इसके बाद साहित्य की बात किया जाए तो पुराणों में इसकी जानकारी दी गई है। पुराण, अर्थशास्त्र, इसके बाद राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षस, आदि स्रोतों से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखा जाए तो मुद्रा राक्षस
राक्षस। जो साहित्य है, इस साहित्य के लेखक हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त इसके लेखक हैं, जिन्होंने इस साहित्य में नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उदय की जानकारी दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा किस साहित्य में नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उदय की जानकारी दी गई है? तो आप लोग का आंसर होगा मुद्रा राक्षस साहित्य में। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा नाम। नाम आप लोग देखेंगे तो इसका मौर्य वंश नाम है ना। तो मौर्य शब्द जो ये आया है, मोरा का आया है बच्चों। मोरा शब्द से बना है। मोरा शब्द का ही संस्कृत में बोला जाएगा। संस्कृत में मोरा को क्या कहते हैं बच्चों? मौर्य कहेंगे। एक्चुअल में मोरा से मौर्य शब्द जो बना है, जो हमारा मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी माता का नाम था मोरा और उन्हीं की माता के नाम से इस वंश का नाम रखा गया है। तो मौर्य वंश, इस वंश का नाम चंद्रगुप्त मौर्य की माता मोरा के नाम के द्वारा रखा गया है, जिसको संस्कृत में मौर्य कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहां देखो, प्रथम शासक या संस्थापक, क्या पूछा जाए? प्रथम शासक या संस्थापक कौन है? तो आप लोग का आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या है बच्चों? मौर्य वंश के प्रथम शासक कहा जाए या संस्थापक कहा जाए, दोनों का आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। तो शिक्षा और साहित्य का केंद्र, शिक्षा और साहित्य का केंद्र। अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश में शिक्षा और साहित्य का केंद्र कहाँ था, तो आप लोग का आंसर होगा तक्षशिला। कहाँ था? तक्षशिला था। तक्षशिला विश्वविद्यालय ही शिक्षा और साहित्य का मुख्य केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया आपसे पूछा जाएगा? तो राजा तक्ष ने किया है। राजा तक्ष, ये अपने नाम पर ही इस विश्वविद्यालय का नाम रख दिए तक्षशिला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारतीय इतिहास का प्रथम वंश, भारतीय इतिहास का प्रथम वंश आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग का आंसर होगा मौर्य वंश। लेकिन इतिहास का प्रथम वंश पूछा जाएगा तो आप लोग जानते हैं कौन सा वंश होगा? हर्यक वंश होगा। लेकिन प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। मैंने अभी हर्यक वंश में क्या बोला? इतिहास का प्रथम वंश कौन सा माना जाता है? तो हर्यक वंश। और भारतीय इतिहास का प्रथम वंश किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होगा मौर्य वंश। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजधानी
पिछले वंशों में हमने राजधानी को एग्जैक्ट नोट नहीं किया था वंश के साथ, क्योंकि वहाँ पर राजधानी चेंज हो रही थी। लेकिन मौर्य वंश में ज़्यादातर समयों तक राजधानी या पूर्ण समयों तक कहाँ तक रही, एक ही जगह पर रही, इसलिए राजधानी पूछा जाए तो आप लोग का आंसर होगा पाटलिपुत्र। क्या होगा? पाटलिपुत्र। आगे बढ़ें। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान में हो गया होगा। एक पॉइंट और देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मौर्य वंश के समय जैन धर्म का प्रमुख स्थल कहाँ था, तो आप लोग का आंसर होगा मथुरा। जैन धर्म का प्रमुख स्थल, स्थान कहो स्थल कहो, ये कहाँ था? मथुरा। ये मथुरा में प्रमुख स्थल था। इसके बाद देखें, अंतिम शासक पूछा जाए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन रहा, तो आप लोग का आंसर होगा बृहद्रथ मौर्य। बृहद्रथ मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक की बात किया जाएगा तो बृहद्रथ मौर्य होगा। ये हमारा मौर्य वंश से रिलेटेड पॉइंट हो गया। एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद इसके अगले अर्थात प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के से रिलेटेड पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मौर्य वंश के जो जानते हैं हम लोग मौर्य वंश, उसके जानने या उसके इतिहास के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, तो पुरातात्विक स्रोत जिसमें जूनागढ़, शाहगौर और अशोक अभिलेख, गुफा स्तूप। जूनागढ़ अभिलेख आप लोग जानते ही हो। शाहगौर अभिलेख इससे आप लोग को मिला था, अशोक द्वारा अभिलेख लिखाए गए हैं। गुफा और स्तूप में इनकी जानकारियां हमें मिलती हैं। इसके बाद विदेशी यात्री का विवरण में इंडिका जो बुक है, इसमें बहुत अच्छे से मौर्य वंश या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का डिटेल दिया गया है। साहित्य में पुराण, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी और मुद्रा राक्षस में इसके बहुत सारे अच्छे से डिटेल आपको प्राप्त होते हैं। इसके बाद मुद्रा राक्षस से ही हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि नंद वंश का धीरे धीरे पतन होता है और किस प्रकार से नंद वंश का पतन और इसके बाद मौर्य वंश का उदय होता है। इसकी अच्छे से डिटेल में जानकारी मुद्रा राक्षस में दिया गया है, जिसके लेखक विशाख दत्त हैं। इसके बाद नाम, जो इसका नाम मौर्य वंश है, ये किसके नाम पर पड़ा, तो मोरा, जो चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी मोरा, उनके नाम से, उनका नाम तो मोरा था, लेकिन मोरा का संस्कृत में अगर बात किया जाए, संस्कृत में उच्चारण किया जाए तो उसे मौर्य बोलते हैं और इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ा, मौर्य वंश पड़ा। प्रथम शासक या संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य रहे इस वंश के। शिक्षा और साहित्य का केंद्र कहाँ रहा मौर्य वंश का, तो तक्षशिला रहा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कह सकते हैं आप लोग। भारतीय इतिहास का प्रथम वंश कौन सा है, तो आप लोग का आंसर होगा मौर्य वंश। लेकिन इतिहास का प्रथम वंश कौन सा है पूछा जाएगा तो हर्यक वंश। आगे बढ़ते हैं। राजधानी कहाँ रही मौर्य वंश की, तो पाटलिपुत्र रही है। इसके बाद जैन धर्म अर्थात मौर्य वंश के समय जैन धर्म का प्रमुख स्थल कहाँ रहा, तो मथुरा रहा। इसके बाद बृहद्रथ इस वंश का अंतिम शासक रहा, बृहद्रथ मौर्य। कौन रहा बच्चों, बृहद्रथ मौर्य इस वंश का अंतिम शासक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंस पॉइंट। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने शासन जब किया बच्चों, तो ये शासन किए थे, हम ईसा पूर्व में हैं, अर्थात 322 ईसा पूर्व से लेकर
98 ईसा पूर्व के समय तक इन्होंने क्या किया, अपने मगध महाजनपद पर शासन किया। यहाँ ध्यान दे तो चंद्रगुप्त मौर्य जो इसके प्रथम संस्थापक रहे, इन्होंने राजधानी किसको बनाया था, तो राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, पिछले पॉइंट में इसको डिस्कस कर लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो गुरु जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके गुरु कौन थे, तो आप लोग जानते होंगे अच्छे से, चाणक्य। कौन थे, चाणक्य थे। इसके बाद ध्यान दीजिए, इनकी जाति की बात की जाए, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति, तो जाति में शूद्र हैं बच्चों, अर्थात निम्न जाति के ये थे। यहाँ थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। चंद्रगुप्त मौर्य को अपमानित कौन कर दिया था बच्चों, घनानंद ने। जब घनानंद ने अपमानित कर कर उन्हें अपने भरी दरबार से बाहर निकाला, उसी समय चाणक्य ने ये प्रण लिया था, ये ठान लिया था कि आपका अंत हम ही करेंगे। उसके लिए उन्होंने किसी को जरिया ढूंढा, और ये चंद्रगुप्त मौर्य छोटे से थे, घूम रहे थे, उनको कौन पकड़ लेते हैं, चाणक्य पकड़ लेते हैं और ले जाकर अपने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अच्छे से शिक्षा देते हैं। तो इस तरीके से इनकी जाति की बात की जाती है। तो ये एक शूद्र थे। इतिहास में आप लोग देखोगे बच्चों, तो 2 राजा बड़े किस्मतवान रहे हैं, जिसमें पहले राजा की बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरे राजा की बात किया जाए तो कालिदास। ये 2 ऐसे राजा थे जो बचपन में कभी सोचे नहीं होंगे कि हम राजा बनेंगे, फिर भी किस्मत ने उन्हें राजा बना दिया। अब यहाँ पॉइंट नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इनके पिता या माता, पहले माता की बात कर लेते हैं। तो माता कौन थी बच्चों, मोरा। क्या नाम था, मोरा। इन्हीं के नाम से ही तो क्या रखा गया, इस वंश का नाम रखा गया है। इनके पिता की बात किया जाए, किनकी पिता की, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्र प्रवर्धन था। क्या नाम था, पिता का नाम था चंद्र प्रवर्धन। चंद्र प्रवर्धन इनके पिता का नाम था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इन्होंने जब घनानंद का अंत कर दिया, आप लोग थोड़ा सा इतिहास में पढ़ाया गया क्लास में है, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि घनानंद को अंत करने में, अर्थात नंद वंश का अंत करने में, घनानंद की जो पुत्री थी, कौन थी बच्चों, दुर्धरा। उसने चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत ही ज़्यादा मदद किया था अपने पिता के गुप्त बातों को बताने के लिए, जिसके कारण बड़े आसानी से चंद्रगुप्त मौर्य दुर्धरा की मदद और अपने गुरु चाणक्य की मदद से घनानंद का अंत करने में सफल हो पाते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, प्रधानमंत्री जब ये राजा बन जाते हैं तो किसको प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो अपने गुरु चाणक्य को बनाते हैं। चाणक्य को ये क्या बना देते हैं, प्रधानमंत्री। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, चाणक्य मौर्य वंश के चंद्रगुप्त के शासन काल में प्रधानमंत्री तो बने जरूर थे, लेकिन कभी भी इनके महल में नहीं रहे बच्चों। ये सदैव कुटिया बना के गंगा के किनारे ही रहते थे। इनका जो इनका शिष्य थे, प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, ये बहुत विनती किए अपने गुरु चाणक्य से कि आप चलिए महल में रहिएगा, लेकिन उन्होंने कभी भी महल में रहना स्वीकार नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए, ये राजा कब बने थे अगर आपसे पूछा जाए, तो जैसा मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य शासन किए थे 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक,
तो ये राजा कब बने, ये पॉइंट यहीं से क्लियर हो जाता है। राजा बने थे 322 ईसा पूर्व। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास का प्रथम शासक की बात किया जाए, भारतीय इतिहास का प्रथम शासक, भारतीय इतिहास का प्रथम शासक। अगर इतिहास का प्रथम शासक कहा जाएगा तो आप लोग का आंसर बदल जाएगा, लेकिन भारतीय इतिहास का प्रथम शासक कहा जाएगा तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहां सी मौर्य लिख दें, चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय इतिहास के प्रथम शासक कौन रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। इनकी पत्नियों के बारे में हम बात करते हैं, इनकी कितनी पत्नियां रहीं। पत्नियां शब्द का प्रयोग हम यहां पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले के राजा क्या होते थे बच्चों, एक शादियां नहीं करते थे, काफ़ी शादियां हो जाती, 2 4 8 10 ऐसे नॉर्मल बातें थी, वहां पर शादियां होती थी। इसलिए एक पत्नी नहीं थी, हर राजा के कहीं ना कहीं 2 4 पत्नियां होती थी, इसलिए हम पत्नियां शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जिसमें आप लोग को पहला पत्नी इनकी बड़े अच्छे से याद होगा, जिसने इसे राजा बनने में मदद किया था, क्या नाम था? दुर्धरा। दुर्धरा को आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ये दुर्धरा जो थी बच्चों, किसकी पुत्री थी? अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? पुत्री। तो पुत्री की बात किया जाएगा तो घनानंद की पुत्री थी। इसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे अपने मगध महाजनपद में, अच्छे से शासन कर रहे थे, उसी समय यूनान के एक सेनापति ने क्या कर दिया था बच्चों? इनके साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। क्या आप लोग को वो नाम पता है? तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आइए हम इनकी नेक्स्ट पत्नी की बात करते हैं, कार्नेलिया। क्या नाम है बच्चों? कार्नेलिया। इसी को क्या कहते हैं? हेलेना। क्या कहते हैं? हेलेना। आप लोग को पता होगा कार्नेलिया किसकी पुत्री है बच्चों? यहां आपको बताना होगा तो सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर। युद्ध में आप लोग को पता होगा कि जब शासन कर रहे थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। यह समय भी हम आपको बता देता हूं, तो यह 305 ईसा पूर्व की बात है। देख रहे हो, शासन इन्होंने स्टार्ट किया 322 ईसा पूर्व। चूंकि ईसा पूर्व में वर्ष घटता जाता है तो इसी के बीच में आएगा 305 ईसा पूर्व। इस समय सेलुकस निकेटर यूनान का सेनापति किस पर अटैक कर दिया था बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कर दिया था। और चंद्रगुप्त ने बड़े अच्छे से षड्यंत्र रचकर किसको हराने की स्थिति में आ गया था? सेलुकस निकेटर को। और सेलुकस निकेटर को इस बात का आभास हो गया था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। इस युद्ध को हार से बजाय समझौते में कन्वर्ट करने के लिए इसने क्या कर दिया बच्चों? अपनी पुत्री हेलेना को युद्ध में उतार देता है, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य इनकी बेटी हेलेना को देखकर मोहित हो जाते हैं और सामने इनके पिता ने इनके सामने प्रस्ताव रखा अपने बेटी के विवाह का, जिसको एक्सेप्ट कौन कर लिए बच्चों? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। बदले में चूंकि इनके पिता को बहुत ही संदेह था कि मैं युद्ध करने आया था और अपनी पुत्री कार्नेलिया का इसके साथ शादी करके जा रहा हूँ, क्या पता फ्यूचर में ये मेरी बेटी को मार दे। इसके लिए उसने दहेज में दिया था इन्हें बहुत सारा संपत्ति। और उसके बाद अपने प्रमुख सेनापति मेगास्थनीज को किसके दरबार में रख के गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रख के गए थे कि यदि कोई हमारी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या कोई अपमान या फिर कोई
षड्यंत्र रचते हैं तो उसकी जानकारी आप मुझको यूनान में पहुंचाइएगा। इसलिए तो इन्हें दहेज में क्या क्या मिला था बच्चों? तो दहेज में पाकिस्तान वाला 4 एरिया इन्हें दहेज में मिल गया था, जिसमें से आप लोग देखेंगे तो एरिया पहला एरिया, दूसरा था आराकोसिया, जेड्रोसिया और चौथा था आपका पेरिप्सिडिया। क्या नाम था बच्चों? पेरिपनिसडाई। वर्तमान में इन लोग का क्या नाम है? ये जो नाम आप लोग देख रहे हो, ये सारा नाम तो यूनानियों ने जीत कर अपनी भाषा में ये नाम रख दिया था। एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपनिसडाई। लेकिन इसे भारत वाले क्या क्या कहते थे? तो भारत वाले जो एरिया था उसे कहते थे हेरात। क्या कहते थे बच्चों? हेरात। आराकोसिया को भारत वाले क्या कहते थे? कांधार। क्या कहते थे? कांधार। और जेड्रोसिया को भारत वाले क्या कहते थे? बलूचिस्तान। आज भी बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान। इसके बाद ध्यान देगा, पेरिपनिसडाई किसे कहते थे? काबुल को। काबुल। अब यहां ध्यान दीजिए, इनके जो पिता थे सेलुकस निकेटर, युद्ध तो हार गए, बेटी को भी शादी करके और दहेज में ये सारा एरिया देकर चंद्रगुप्त मौर्य को वापस जाते हैं। तो अपने एक जिम्मेदार सेनापति को भेजते हैं, कहाँ पर? चंद्रगुप्त के दरबार में, कि जाइए, हमने शादी करके और दहेज में देकर तो आ गए, क्या पता मेरी बेटी के साथ वो लोग बुरा भला कर रहे हो। इसलिए उसने मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और चंद्रगुप्त मौर्य जब मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया तो यहाँ बड़ा अच्छा व्यवहार उसे मिला। बहुत अच्छे से लोग उसके साथ रहते थे, कोई भेदभाव नहीं रखते थे। और उसकी पुत्री कार्नेलिया, अर्थात इसके महाराज की पुत्री कार्नेलिया के साथ भी कोई भेदभाव नहीं हो रहा था। तो उसे बड़ा अच्छा लगा और ये कहाँ रह गया बच्चों? यही इनके दरबार में ही रह गया और राजा को संदेश दे दिया कि आपकी बेटी यहाँ सुखी में है, कोई उसे कष्ट या कोई उसे विपत्ति नहीं है। जब मेगास्थनीज यहाँ रहा बच्चों, मेगास्थनीज जब इनकी दरबार में रह रहा था तो एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज को बुलाया अपने पास। उनसे पूछा कि मेगास्थनीज, आपके जो महाराज थे भारत में आए किस लिए थे? वो तो आए और शादी किए हमसे अपनी बेटी का और दहेज में भी दे के चले गए, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कि जब उनको अपनी बेटी ही दहेज में देना था, बेटी का शादी करना था, दहेज देना था, तो हमारे ऊपर आक्रमण क्यों किए थे? इस बात का हमें आज तक जवाब नहीं मिला। अगर तुमको पता हो तो मेगास्थनीज बताओ। तो मेगास्थनीज ने कहा कि महाराज, जो मेरे महाराज हैं अर्थात सेलुकस निकेटर, इन्होंने आप पर आक्रमण इसलिए किया था क्योंकि इन्हें हाथियों की आवश्यकता थी और वो आपसे मांगते, आप मांगते तो दे देंगे या नहीं देंगे इस पर इन्हें संदेह था, इसलिए हाथी के लिए आपके यहाँ आए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज से कहा, अपने महाराज सेलुकस निकेटर को संदेश लिखो कि मैं 500 हाथी आप लोग को गिफ्ट में प्रदान करता हूँ। अर्थात सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 साथी क्या किया था? उपहार में दान दिया था बच्चों। ये पॉइंट आपका हो गया। एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य शासन रहा 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के बीच के समय में शासन किया चंद्रगुप्त।
मौर्य ने राजधानी कहाँ रखा? तो पाटलिपुत्र को रखा। गुरु कौन थे इनके? तो चाणक्य थे। जाति कौन थी? शूद्र थे। माता का नाम मोरा, पिता का नाम चंद्र प्रवर्धन। क्या नाम था? चंद्र प्रवर्धन। प्रधानमंत्री कौन रहे इनके शासनकाल का? तो चाणक्य रहे। इसके बाद राजा कब बने? तो 322 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास का प्रथम शासक कौन है? भारतीय इतिहास का प्रथम शासक की बात करेगा तो मौर्य कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। पत्नियां इनकी 2 प्रमुख पत्नियां हैं। पत्नियां ऐसे और भी रहती हैं, लेकिन इतिहासकार उसी पत्नी का जिक्र करते हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उनके राजनीतिक कार्यकाल में कुछ न कुछ परिवर्तन या कुछ न कुछ फर्क डाले हों। अदर पत्नियों को कोई इतिहासकार ध्यान नहीं दिया। तो दुर्धरा पत्नी थी जो उन्होंने राजा बनने में बड़ा ही मदद किया। अपने पिताजी का एक तरह से देखा जाए तो हत्या करने में चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किया। कार्नेलिया को भी आप लोग जानते हैं। कार्नेलिया भी सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, जो युद्ध हार रहा था सेल्यूकस निकेटर। उस युद्ध हार न बल्कि उसे संबंध में बदलने के लिए उसने क्या कर लिया? अपनी बेटी को सामने रखा और शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिसे एक्सेप्ट कर लिए हमारे राजा चंद्रगुप्त मौर्य। और दहेज में बहुत सारा एरिया दिया, जिसमें क्या दिया था? एरिया आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिप, निसडाई, ये 3-4 एरिया इसने दे दिया। क्या? दहेज में। ये तो नाम रखा था कौन? यूनान वालों ने। भारत वाले इस एरिया को क्या नाम से जानते थे? तो एरिया को भारत वाले हेरात के नाम से जानते थे। आराकोसिया को भारत वाले कांधार के नाम से जानते थे। और जेड्रोसिया को भारत वाले बलूचिस्तान के नाम से जानते थे। और पेरिप निसडाई को भारत वाले किसके नाम से जानते थे? काबुल के नाम से जानते थे। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी के अच्छे देख रहे कि आपने बेटी को कोई प्रकार की यहाँ के लोग कष्ट तो नहीं दे रहे हैं, इसके जानकारी के लिए अपने एक प्रमुख सेनापति या एक बढ़िया से जानकार को भेजा, जिनका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यहाँ आया और उन्हें संदेश दिया कि आपकी पुत्री को यहाँ कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं है, आप निसंकोच अपने देश में शासन करिए। जब एक बार राजा ने इनसे पूछा मेगास्थनीज को कि आप बार बार आपके जो राजा थे सेल्यूकस निकेटर, ये भारत पर क्यों आक्रमण किए थे, आज तक इसका मुझे जवाब नहीं समझ में आया। अगर आपको ये बात पता हो तो मुझे बताइए। जिसमें मेगास्थनीज ने कहा था कि राजा, जो मेरे राजा थे वो आपके ऊपर अटैक हाथियों के लिए किए थे, जिसके कारण हमारे राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दे दिया था। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग देखते हैं। चलो, शादी ब्याह तो हो गया इनका, दहेज वहेज मिल गया, राजा को जो देना था दे दिए। आगे देखते हैं। जो मेगास्थनीज था बच्चों, क्या नाम था? मेगास्थनीज किसकी दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के। ये जब भारत में आया था तो अपने यात्रा का बड़े अच्छे से विवरण एक बुक में लिखा है, जिसका नाम है इंडिका। इंडिका। इसी इंडिका बुक में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? भारतीयों को एक बात बोला था कि भारतीय लोग जो हैं वो पढ़ना तो पसंद करते हैं पर लिखना पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसी में इसने डिनोट किया था भारतीयों के बारे में कि भारतीय समाज कितने भागों में बटा हुआ है। समाज को इसने 7 भागों में बटा हुआ बताया था। कितनी भाग में बटा हुआ बताया? 7 भागों में। जिसमें 7 भागों का पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट आप लोग देखेंगे तो दार्शनिक लोग रहते थे समाज में। दूसरा पॉइंट देखा जाए तो अहीर थे। अहीर का मतलब देखिए,
उस समय जंतु जानवर का सेवन होता था अच्छे से, किसानी भी होती थी, किसान भी थे। उस समय व्यवसाय में ज़्यादातर क्या था, या तो किसान खेती करे या फिर व्यवसाय जीव जंतु पालो। तो जो जीव जंतु पालते थे वो अहीर कहलाते थे। तो समाज में अहीर प्रकार के अहीर लोग रहते थे जो जीव जंतु पालते थे। इसके बाद आप लोग जो जानवर पालते थे, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो, इसके बाद किसान थे। किसान वो थे जो खेती किया करते थे। तीसरा हो गया। तीसरे के बाद चौथा देखें तो निरीक्षक होते थे। निरीक्षक भी होते थे, अर्थात जो भी काम राजा किसी को दिया करता था वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको देख रेख करने वाला जो जनता था उसे क्या कहा था, निरीक्षक कहा था। इसके बाद ध्यान दो, निरीक्षक के बाद उन्होंने क्या बताया, निरीक्षक के बाद कारीगर जो कुछ व्यापार या उद्योगीकरण तो स्टार्ट ही हो गया था। उस समय जो कुछ व्यापार थे उसमें कारीगर जो रहते थे उसे कारीगर कहा। इसके बाद भारतीय समाज का 1 2 3 4 5, इसके बाद छठा देख ले तो छठा हमारा हो जाएगा क्या है भाई, सभासद। क्या नाम है, सभासद। सभा में रहकर, अर्थात राजा के यहाँ सभा पद में रहकर सारे काम को देख रेख करने वाले कुछ अधिकारी होते थे, उन्हें अलग समाज में बांट कर रखा था, उसे कहे थे क्या, सभासद। सातवां भाग क्या है, तो दार्शनिक हो गए, अहीर हो गए, देखो दार्शनिक हो गए, अहीर हो गए, किसान हो गए, निरीक्षक हो गए, कारीगर हो गए, सभासद हो गए। क्या सैनिक नहीं थे, तो सैनिक कौन थे, सैनिक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़े। जो इनके समय में जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे तो घर किसके बनते थे, घर का निर्माण ये लकड़ी का होता था। किसका निर्माण हो रहा था, जो घरों का निर्माण किया जा रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, वो लकड़ी के महलों का निर्माण किया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो अब यहाँ ध्यान दो, इसके बाद इन्होंने बंगाल अभियान किया, अर्थात बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल को जीता भी, उसे मिलाया भी अपने मगध महाजनपद में। तो बंगाल अभियान जो किया है, बंगाल अभियान की जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से मिलता है। महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख से इनके बंगाल अभियान की जानकारी हमको मिलती है और ये अभिलेख हमें देखने के लिए बंगाल में मिलता है। तो क्या, बंगाल अभियान। आप लोगों से पूछा जाएगा किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल अभियान की जानकारी दी गई है। 3-4 अभिलेख देगा जिसमें से आप लोग आंसर चूज करेंगे महास्थान अभिलेख। इसके बाद नेक्स्ट अभिलेख की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो शाहगौर ताम्र अभिलेख, शाहगौर ताम्र अभिलेख। ये कहाँ पर है, तो गोरखपुर में, यूपी में पड़ेगा। गोरखपुर में आपका कौन सा है, शाहगौर ताम्र अभिलेख। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था तो अपने सरकारी खजाने से राहत पहुँचाया था बच्चों, अर्थात कोष दिया था, राहत कोष यहाँ के पीड़ितों को दिया था। तो राहत कोष की जानकारी, राहत कोष की जानकारी किससे मिलती है, शाहगौर ताम्र अभिलेख से। इसके बाद एक और अभिलेख इनका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जिसे जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं, जूनागढ़ अभिलेख। इनका अभिलेख नहीं है लेकिन इनके जानने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए हमें इन अभिलेखों से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिली है।
जूनागढ़ अभिलेख में मिला हुआ है, क्या चीज़ जानकारी इससे मिलती है? तो इससे मिलता है क्या मिलता है बच्चों? सॉरी, यहाँ रुद्र दामन नहीं है, बल्कि यहाँ मिलता है, क्या मिलता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिलता है आपको सुदर्शन झील। सुदर्शन झील, सॉरी, सुदर्शन झील का निर्माण इन्होंने अपने राजकोष के खजाने से कराया था। ये गुजरात में है बच्चों, कहाँ है? गुजरात में। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के पश्चिमी विस्तार की जानकारी कहाँ तक था, इसके विस्तार की जानकारी हमें किससे मिली है? तो ये मिला है जूनागढ़ अभिलेख से, क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख से ही ये इस बात की जानकारी मिलती है कि गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य करवाए हैं। अब यदि चंद्रगुप्त मौर्य सुदर्शन झील अपने राजकोषीय धन से गुजरात में करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनका प्रशासनिक व्यवस्था वहां तक फैला होगा प्रशासन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे पॉइंट को। मेगास्थनीज इनके दरबार में आए थे, इन्होंने इंडिका बुक लिखा है जिसमें भारत के समाज को 7 भागों में बांटा है और भारतीयों को लिखने की लिए रुचि नहीं होती, इस बात को इन्होंने दर्शाया है। जिसमें 7 भागों में इन्होंने पहला दार्शनिक को बताया, अहीर को बताया, किसान को बताया, निरीक्षक को बताया, जो किसी कार्य को देख रेख करने वाले को निरीक्षक को बताया, कारीगर जो इंडस्ट्री टाइप का कुछ डेवलप हो चुका था उसमें जो काम करने वाले रहते थे उसे कारीगर कहा, सभासद जो सभासद का अर्थात राजा के आसपास में सभासद का काम देखते थे सभासद, सैनिक को आप लोग जानते हो बड़े अच्छे से। घर किसके बने होते थे इनके शासनकाल में? लकड़ी के। महास्थान अभिलेख से बंगाल अभियान की इनकी जानकारी मिलती है। इसके बाद सागौर ताम्र अभिलेख से ये कहाँ पर पड़ेगा बच्चों? गोरखपुर में। इनके शासनकाल में गोरखपुर में क्या पड़ गया था बच्चों? अकाल पड़ गया था, जिसके कारण वहाँ के लोगों को अपने सरकारी खजाने से, अपना राजकोष खजाने से इन्होंने क्या किया था? राहत दिया था, अर्थात धन या फिर अनाज प्रोवाइड कराया था। जूनागढ़ अभिलेख से क्या? जूनागढ़ अभिलेख से आपको मिलता है सुदर्शन झील से। जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजकोषीय धन से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है आपसे पूछा जाएगा, तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद इस तरह से तो इनका शासन रहा, लेकिन पूछा जाए जैन धर्म की शिक्षा, जैन धर्म की शिक्षा, देखो राजनीतिक शिक्षा तो उन्हें किससे मिला था? चाणक्य से मिला था, लेकिन जैन धर्म की शिक्षा इन्हें किससे मिला? तो ये आपसे पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, तो आप बताओगे भद्रबाहु से। किससे मिला था? भद्रबाहु से। और इन्हीं के शासन काल में ही बिहार वाले एरिया में क्या हुआ था? अकाल पड़ गया, जिसके कारण भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों को लेकर कहाँ चले गए थे बच्चों? कर्नाटक में। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से शिक्षा लिए थे तो ये भी इनके अनुयायी हुए, और भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी कहाँ चले गए थे? कर्नाटक में चले गए थे। तो कर्नाटक में ही इनकी मृत्यु हुई बच्चों। मृत्यु कब हुआ? तो आप लोग जानेंगे 298 ईसा पूर्व में हुआ। लेकिन कहाँ हुआ? तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में हुआ। श्रवण बेलगोला में हुआ। लेकिन किस विधि से हुआ?
तो ये मरे नहीं थे, किसी प्रकार का रोग नहीं था। चूंकि जैन धर्म के ये अनुयायी बन चुके थे अपने जीवन के अंतिम समयों में, तो जैन धर्म में सबसे अच्छा मोक्ष की प्राप्ति संलेखना विधि होती थी बच्चों, जिसमें क्या करना होता था, जिसे भी मोक्ष प्राप्त करना हो अपने जीवन के अंतिम समय में वो संलेखना विधि का अपनाकर अपने जीवन को त्याग दे तो वो मोक्ष प्राप्त कर जाएगा। अर्थात संलेखना विधि में आदमी को खाना पीना छोड़कर एक स्थिर स्थान पर बैठकर अपने उच्च विचारों को लोगों के सामने रखना होगा, और जब तक वो ठीक है, अगर उसके बाद वो ठीक नहीं है तो फिर अपना खाना पीना छोड़कर उसी स्थान पर अपने प्राण का त्याग कर दे। यही संलेखना विधि था। तो संलेखना विधि से इनकी मृत्यु होती बच्चों। संलेखना विधि। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड पॉइंट। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत में शासन कर रहे थे तो इनकी चर्चा यूनान में भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। यूनान का मतलब समझिए यूरोपियन कंट्रीज के इतिहासकार भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा था कि भारत में बहुत ही प्रतापी राजा है, बहुत अच्छा शासन कर रहा है। तो वहाँ के लेखकों ने इनके बारे में तो ज़रूर लिखा था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अपने किताबों में नहीं लिखा था, बल्कि दूसरा कोई नाम लिखा था कि भारत में इस नाम से शासक है जो शासन कर रहा है, बहुत ही प्रतापी है, बहुत ही योग्य है, बहुत अच्छे से शासन कर रहा है। तो इन नामों को आपसे पूछा जाता है कि किसने क्या नाम दिया। तो आइए देखते हैं किसने क्या क्या नाम दिया था। तो एक इतिहासकार थे प्लूटार्क। प्लूटार्क ये कहाँ के इतिहासकार थे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे, यूनान के थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोरस बताया था। अपने जो ये घटना बता रहे थे भारत में, उसमें राजा के नाम पर चंद्रगुप्त मौर्य लिखकर न लिखकर क्या लिख रहे थे, सेंड्रोकोरस। सेंड्रोकोरस ये अपने इतिहास में लिखे हैं कि सेंड्रोकोरस नाम का भारत में एक प्रतापी राजा है जो बहुत ही बढ़िया शासन कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। इन्होंने ये भी बताया उसी अपने रचना में कि एक राजा है जो 6 लाख सैनिकों के साथ अपने गुरु चाणक्य से मदद से पूरे भारत पर एक अच्छा सा शासन कर रहा है, पूरे भारत पर अपना शासन का दबदबा बनाकर उचित शासन कर रहा है। तो सेंड्रोकोरस का नाम इसे किसने दिया है, तो प्लूटार्क ने दिया है। आपको पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोरस किस इतिहासकार ने नाम दिया, कई इतिहासकारों का नाम दिया जाएगा, आपका आंसर होगा प्लूटार्क ने कहा है। इसके बाद एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम है जस्टिन। क्या नाम है, जस्टिन। जस्टिन ने इन्हें क्या कहा था, सेंड्रोकोट्स कहा था। क्या कहा था, सेंड्रोकाट्स, कोट्स ने काट्स, सेंड्रोकाट्स कहा। ये भी यूनान के दार्शनिक थे, ये भी अपने इतिहास में लिखा। तो जैसे नाम होता है किसी का नाम राकेश है तो कहीं दूसरी जगह पर उसे राकेशवा या मुकेशवा दूसरे नाम से बोलने लगते हैं ना। गांव में किसी का नाम कुछ स्पेशल रखा जाता है, लेकिन गांव के लोग या फैमिली के लोग उसे दूसरे नाम से भी बुलाते हैं। उसी तरह से इतिहासकार भी क्या होता है बच्चों, जो नाम होता है, जैसे इन्होंने सेंड्रोकोरस नाम लिखा उनको बताया, इसी तरह इस इतिहासकार ने, जस्टिस ने हमारे प्रतापी राजा या हमारे भारतीय इतिहास के प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य को क्या लिखा, सेंड्रोकाट्स नाम दिया था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो था हमारे यूनान के इतिहासकारों ने ये सब नाम दिया था, लेकिन अब ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही बारे में लिखा है या नहीं लिखा है, इसकी जानकारी किसने दिया, तो विलियम वेंटिक। क्या नाम था बच्चों, विलियम वेंटिक। वेंटिक ने इस बात का पहचान कराया कि जो हमारे यूनान के दार्शनिकों इतिहासकारों ने सेंड्रोकोट्स या फिर सेंड्रोकोरस ये नाम दिया है वो किस राजा के बारे में है, चंद्रगुप्त के बारे में है।
अर्थात इन्होंने ही बताया कि सेंड्रोकाट्स या सेंड्रोकोरस जो हमारे इतिहासकार ने नाम दिया है वो भारत के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही बोल रहे हैं। चलिए, ये हो गया हमारे चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट।